नई बहू का छोटा पति। शादी वाला घर था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक आदमी आता है। जानवी के पिता से कुछ बात करता है और अचानक से अशोक के चेहरे का रंग बदल जाता है। क्या हुआ जी? कौन था वो आदमी और क्या बोल रहा था? सुषमा, सब बर्बाद हो गया। वो लड़का रोहन घर से भाग गया है और उसने अपने बॉस की पत्नी से शादी कर ली है। ये सब जानवी भी सुन लेती है। जानवी अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। जिस लड़के से उसने इतना प्यार किया, आज उसने शादी से एक दिन पहले धोखा दे दिया। जानवी की माँ उसके पास आती है। बस कर बेटा, अब कितना रोएगी? वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले ही वो लड़का किसी और के साथ भाग गया। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो न जाने क्या होता। जानवी एक कंपनी में काम करती थी, जहाँ वो एक रोहन नाम के लड़के से प्यार करने लगती है। रोहन भी उसी कंपनी में काम करता था। जानवी और रोहन के रिश्ते के बारे में घर वालों को भी पता था, इसलिए दोनों परिवार मिलकर दोनों की शादी पक्की कर देते हैं। लेकिन शादी से एक दिन पहले रोहन घर से भाग जाता है और अपनी बॉस सुनंदा से शादी कर लेता है। कंपनी के मालिक विक्रम और उसकी पत्नी सुनंदा का डाइवोर्स हो गया था। सुनंदा के नाम कंपनी का 50% शेयर था, इसलिए वो कई बार ऑफिस आती है, जहां वो रोहन से मिलती है। और कुछ ही दिनों में रोहन सुनंदा से शादी कर लेता है, जो कि रोहन से उम्र में काफी बड़ी थी। जानवी इन सब बातों से अनजान थी और आज शादी के एक दिन पहले जब उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। सुषमा और जानवी की बुआ शांति दोनों बैठे हुए थे। दीदी, मुझसे मेरी बच्ची का दुख नहीं देखा जा रहा। अब कौन इससे शादी करेगा? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये तो गुमसुम होकर अकेले बैठे हैं। मैं क्या करूं? किसे संभालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, अगर आप कहो तो एक बात कहूं, वो हमारे मोहल्ले में एक परिवार है। वो लोग बहुत अमीर हैं। वो कब से अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी बात पक्की नहीं हो पा रही। अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो कल के कल ही हमारी जानवी को अपने घर की बहू बना लेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। दीदी, अगर वो मान जाएं तो आप उनसे एक बार बात कर लो। मैं इनको अब इस हालत में नहीं देख सकती। दीदी, लेकिन लड़का जो है ना, वो हाइट में कुछ कम है। 1-2 इंच कम भी हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं दीदी, लड़के की हाइट लगभग 4 फुट की है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। वो जानवी को रानी बनाकर रखेंगे। बहुत अमीर घर है। हमारी जानवी उस घर में बहुत खुश रहेगी। अरे मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा दीदी। तभी वहाँ जानवी आती है। माँ, मुझे लड़के की कम हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिताजी से बात करो। मैं उनको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। सब लोग अशोक से दीपक के बारे में बात करते हैं और अशोक मान जाता है। जानवी की बुआ शांति लड़के के घर जाती है और सारी बात करती है। दीपक की फैमिली वाले भी शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अगले दिन दीपक अपने परिवार और कुछ खास रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर जानवी के घर आता है। दीपक की हाइट मात्र 4 फुट थी, जिससे देखकर शादी में आए बाकी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। जानवी के माँ बाप ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलते। अरे, हमने तो सुना था लड़की की लव मैरिज है, इससे क्या ये पौना ही पसंद आया था? अरे अब क्या बोलो, आजकल की ना लड़कियां भी बस ऐसी ही हैं। जानवी शादी के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर दीपक के साथ एक बड़े से घर में गृह प्रवेश करती है। अरे बेटा, तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है। मैं तो अपना पूरा घर फूलों से सजाना चाहती थी, लेकिन जल्दी जल्दी में बस यही कुछ हो पाया है। जानवी की सास बहुत अच्छी थी। वो जानवी को अपना खानदानी हार देती है। चांद जैसी बहू मिली है मेरे बेटे को। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी।
माँ, अभी अपनी बहू की नजर भी उतार लो, कब से अपनी बहू की तारीफ करे जा रही हो। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। अच्छा दीपक, बहू को अपने कमरे में ले जा बेटा और आराम करो। जानवी का आज ससुराल में पहला दिन था। जानवी, मैं चाहता हूँ हमारी शादी कैसे हालातों में भी हुई हो, वो जो भी था उसने मुझ पर तो उपकार ही किया है, नहीं तो मेरे जैसे कम हाइट वाले लड़के से आप कभी शादी नहीं करती। आप इतनी सुंदर हो, आपसे तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाता। उस लड़के की जगह शायद मैं कभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। दीपक की बातें सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक जी, अब आप मेरे पति हो और मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। माँ जी देखिए मुझसे कितना प्यार करती है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। आज इस घर में मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है शायद वो और कहीं नहीं मिलता। और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जानवी भी अपने दीपक के साथ उसकी कंपनी संभालती है और दोनों मिलकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। आज जानवी और दीपक साथ में दोनों बहुत खुश थे। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ कमियां हमें सामने से दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम उसकी अच्छाई को जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर जानवी दीपक की कम हाइट की वजह से उससे शादी ना करती तो शायद आज उससे वो सारी खुशियां नसीब नहीं होती जिसकी वो आज हकदार है। इधर सुनंदा रोहन से भी डाइवोर्स कर लेती है और वो उसे अपनी लाइफ से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। अब रोहन के पास ना तो काम था और ना ही प्यार। पहाड़ों में ससुराल। सुबह के 11 बजे थे। रूहानी सुबह का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में दो दो रजाइयों में सोई हुई थी। अरे बहू, बेटा अपने लिए और हमारे लिए एक एक कप कहवा बना दे। रूहानी का रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो बेमन से उठती है। माँ अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। हाँ हाँ बेटा, ये लेह है, तुम्हारी दिल्ली नहीं है। यहाँ ठंड से बचने के लिए ये सब करना पड़ता है। रूहानी गर्म गर्म कहवा बनाकर लेकर आती है। जल्दी से पी ले, फिर हमें पास में से ही थोड़ी लकड़ियां लानी है। कुछ दिनों में बर्फबारी होगी तो बाहर नहीं जा सकेंगे और लाइट भी चली जाती है। फिर ये लकड़ियां ही काम आएंगी। घर में अंगीठी जलाकर आराम से बैठ सकते हैं। रूहानी की शादी हुए अभी 1 महीना हुआ था। उसे इतनी ठंडी जगह की आदत नहीं थी। लेकिन माँ, आज तो बहुत ठंड है और मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ रहे हैं। बाहर कैसे जाएंगे? अरे बेटा, पहाड़ पर जब चलेगी ना तो सब गर्म हो जाएगा। रूहानी अपनी सास के साथ लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? हाँ, कहाँ फंस गई? अच्छा, मुझे ही लगी थी पहाड़ों में शादी करने की। सोचा था ठंडे पहाड़ों में रहूंगी और गर्मी भी नहीं लगेगी, ऊपर से स्नोफॉल देखूंगी। लेकिन यहाँ ठंड के मारे तो मेरी हालत खराब हो गई है। हड्डियां तक ठिठुर जाती हैं। धूप देखने के लिए तो मैं तरस गई हूँ। रूहानी सास को अपनी हालत के बारे में बता रही थी और उसकी सास खिलखिलाकर हंस रही थी। अब मुझे समझ आया, मैं पहाड़ी जीवन को आसान समझ रही थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग है। अजय सही कहते थे, मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। रूहानी और अजय कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से मिले थे, जहां अजय की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली शहर आया था। अजय ने रूहानी को बताया था कि वो लेह से है। अरे वाह, आपका घर कितनी अच्छी जगह है, मस्त पहाड़ों के बीच ना। कभी गर्मी तो पड़ती ही नहीं होगी। वाह, ऊपर से स्नोफॉल। आहा, कितना मजा आता होगा ना आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वहां ठंड से हालत खराब हो जाती है। अब ऐसे ही दोनों के बीच ऐसी ही बातें होने लगी थी और रूहानी अजय से लेह के मौसम के बारे में पूछकर बहुत खुश होती थी। यार तुम कितने लकी हो ना,
इतना ठंडा मौसम। वाह, तुम तो हमेशा स्नोफॉल देखते होंगे ना? काश मैं भी ऐसी जगह पैदा होती। अरे पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, पर तुम भी रह सकती हो मेरे साथ। तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। रूहानी शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अजय को लेह में एक सरकारी स्कूल के टीचर की नौकरी मिल जाती है। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। अरे बेटा, लेह तो बहुत दूर है, ऊपर से पहाड़ी इलाका है। पता है तुझे वहां कितनी ठंड पड़ती है? तू कैसे रहेगी वहां? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी शादी वहां नहीं करवाऊंगी। अरे माँ, पहाड़ों की वजह से ही तो मैं बोल रही हूँ। ऊंची ऊंची वादियों में मेरा ससुराल होगा। सोचो ना, हर रोज स्नोफॉल। वाह, कितना अच्छा होगा माँ। प्लीज आप पापा से बात करो ना। एक शाम रूहानी के माता पिता अपने कमरे में थे। जी, मैं क्या कह रही थी, आपकी लड़की ना एकदम बावली है। कहती है कि शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब आप बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए? इसे अब आप ही समझाइए ना। इसे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि वहां पर बहुत दिक्कतें होती है पहाड़ों पर यह है कि मान ही नहीं रही। अच्छा, सही है। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। रिश्तेदारों को बोल कर देखो, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो। जी, वैसे तो अब पहाड़ों पर काफी तरक्की हो गई है। और क्या, पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। जी, वो रूहानी बता रही थी कि उसके साथ एक लड़का पढ़ता था। अब वो सरकारी टीचर है लेह में और उसका घर भी वहीं है। अगर आप हाँ करते तो हम उससे बात करें। अरे, अगर रूहानी को लड़का पसंद है तो ठीक है, हम एक बार लड़के के घर वालों से मिल लेंगे। अगर सब ठीक लगा तो ठीक है। दूसरी तरफ अजय भी अपने घर वालों से बात करता है और दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद रूहानी की अजय से शादी हो जाती है और वो दिल्ली से लेह अपने ससुराल आ जाती है। तभी अचानक रूहानी की सास आकर रूहानी के कंधों पर हाथ रखती है और रूहानी अपने सपने से बाहर आती है। अरे बेटा, कब से आवाज लगा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, कुछ नहीं माँ जी। अरे, मैंने अपनी लकड़ियां बांध दी है। चल, अब घर चलते हैं। फिर दोनों लकड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है। बेटा, सबके लिए बढ़िया सा कहवा बना दो। दिसंबर का महीना, ऊपर से बर्फबारी। रूहानी ऊपर से नीचे तक मोटे कपड़ों से ढकी थी और वो फोन पर बात कर रही थी। माँ, इतने कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती है और ऊपर से पूरा दिन चाय कहवा बना बना कर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी जिद थी ना पहाड़ों में ससुराल की, अब मिला है तो झेलो। माँ, अब आप भी मुझे चिढ़ा रही हो। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, माँ जी और पापा जी के लिए कहवा बनाना है। तब तक अजय भी घर आ जाता है और रूहानी सबके लिए कहवा लाती है। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया है रूहानी। अरे, मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ, सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ और इस बार केतली में डाल कर लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे रूहानी को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स के बारे में पता चल रहा था। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बिल्कुल अलग था। उसी शाम, रूहानी, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रहा है। तुम्हें तो स्नोफॉल देखना पसंद है ना? चलो बाहर देखने चलते हैं। रूहानी रजाई में लेटी हुई थी। नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम जाओ। अरे, देखना कैसे नहीं है? तुम ही तो बोलती थी ना पहाड़ों में कितना मजा आता है। चलो ना मेरे साथ। अजय रूहानी की रजाई उठा लेता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है। मुझे नहीं जाना, मुझे ठंड लग रही है। ऐसे बोलते ही रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, तुम ठंड के मारे रो रही हो? और सब लोग हंसने लगते हैं। बेटा,
पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम धीरे धीरे ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके होकर आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए सच में घर जाना है। रूहानी समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में बहुत फर्क है।